नेक्स्ट जो व्यापारिक फसल है उसके अंतर्गत है जूट। जूट प्रमुख व्यापारिक फसल है और उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जो भाग हैं उनमें जूट का उत्पादन होता है, यानी जहाँ पे तापमान ज़्यादा और वर्षा की मात्रा है वो ज़्यादा, ऐसे जो डेल्टाई या तराई भाग हैं उनमें जूट का उत्पादन होता है। जूट को सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और उष्ण आर्द्र जो भाग है जिसमें मुख्यतः डेल्टा या तराई क्षेत्र है वहां पे इसका उत्पादन होगा। उपयोग जो है वो टाट, बोरे और सूतली, टाट, बोरे व सूतली बनाने में किया जाता है। पहले जूट का उत्पादन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय, विभाजन के समय जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो अधिकांश क्षेत्र है वो बांग्लादेश में चले गए और इसके संबंधित जो फैक्ट्रीज थी, उद्योग जो थे वो रह गए कलकत्ता में या पश्चिमी बंगाल में, जिसके कारण से ये जो उद्योग है उसको काफी नुकसान हुआ था। अब धीरे धीरे इसके उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और वर्तमान में जूट उत्पादन में भारत का अहम योगदान है। जूट उत्पादन क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हो रहा है पश्चिमी बंगाल में। सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल का जो डेल्टाई भाग है वहां पे इसका उत्पादन हो रहा है। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा, इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा, यहाँ पे इसका उत्पादन है वो ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो मुख्य रूप से जो तराई क्षेत्र या फिर डेल्टाई जो भाग हैं उनमें जूट का उत्पादन होता है। और जूट पे आधारित जो रिसरा में, इसका जो है जूट का बड़ा केंद्र है रिसरा जो है, वहां पे जूट के लिए एक बड़ा उद्योग है वो स्थापित किया गया है। और इसमें अगर अपन बात करें तो पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है वहां पर जो निची भूमियां होती हैं जिनको बिल कहा जाता है, तो उनमें पानी भरा रहता है, बाढ़ के समय पानी इकट्ठा हो जाता है और वो जो बिल होते हैं उन बिलों में जूट को काट के और उसमें गलाया जाता है और उसका जो तने से जो रेशा होता है वो रेशा अलग कर लिया जाता है और उस रेशे से फिर जो है विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों में टाट, सूत, या बोरे वगैरह या फिर सूतली वगैरह है, या फिर आजकल इससे जो है छोटा रेशा है उस वो बनाने में भी काम में लिया जाने लगा है। नेक्स्ट इसमें है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें यानी ऐसी फसलें जिनके बीज से तेल निकाला जाता है, जिसे खाद्य तेल के रूप में या अन्य से लुब्रिकेंट्स या स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। तिलहन फसलों में विश्व में कुल जो तिलहन का उत्पादन हो रहा है उसका 10% भाग भारत में होता है। टोटल विश्व के उत्पादन का 10% भाग है वो उत्पादन भारत में होता है। भारत में रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य जो तिलहन फसलें हैं उसमें भारत में जो है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी आदि प्रमुख हैं। तिल वगैरह हैं वो प्रमुख हैं। तो मुख्य जो तिलहन फसलें जिनको तेल निकाल के और उसको खाद्य या अन्य स्नेहक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। टोटल जो उत्पादन की अपन बात करें तो सरसों और मूंगफली, भारत में कुल जो उत्पादन हो रहा है उसका 80% भाग सरसों और मूंगफली से प्राप्त होता है। टोटल जो तेल का उत्पादन हो रहा है उसमें 80% भाग सरसों और मूंगफली से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट अपन तिलहन की जो फसलें देखते हैं उसमें पहली फसल है
मूंगफली। मूंगफली जो है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है। मूंगफली उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तापमान ज्यादा, वर्षा की मात्रा जो है वो इसको ज्यादा चाहिए, और भारत में मुख्यतः खरीफ की फसल के रूप में ये बोया जाता है। मूंगफली का जो मूल स्थल है, उत्पत्ति स्थल या मूल स्थल है, वो है ब्राजील, यानी दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राजील क्षेत्र है वो मूंगफली का मूल स्थल है। और भारत में टोटल जो तिलहन उत्पादन हो रहा है उसका 45% हिस्सा मूंगफली के रूप में है। टोटल तिलहन उत्पादन में 45% जो भाग है वो अकेला मूंगफली का है। उत्पादन की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है गुजरात। गुजरात समस्त भारत का 85% उत्पादन कर रहा है। टोटल जो मूंगफली का उत्पादन भारत में हो रहा है उसमें 85% जो उत्पादन है वो अकेले गुजरात में हो रहा है। और गुजरात में भी स्पेशल इसका क्षेत्र है राजकोट। गुजरात का जो राजकोट क्षेत्र है वो पूरे भारत में मूंगफली के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा से अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और कुछ मात्रा में राजस्थान में, और पंजाब व हरियाणा वाला जो सिंचित भाग है वहां भी मूंगफली का जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और कर्नाटक है, जिसमें गुजरात का एकाधिकार है मूंगफली उत्पादन में। लगभग 85% जो उत्पादन है वो अकेला गुजरात कर रहा है। राजस्थान में अगर अपन बात करें मूंगफली उत्पादन की, तो राजस्थान में मूंगफली का जो उत्पादन है उसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और जो नहरी सिंचित भाग है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर तथा जयपुर में भी मूंगफली का उत्पादन है वो किया जाता है। तो मूंगफली उत्पादन में एक तो नहरी सिंचित भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। बीकानेर में जो लूणकरणसर है वो मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है, और राजस्थान की सबसे बड़ी जो मूंगफली की मंडी है वो भी यहाँ बीकानेर में ही स्थित है। इसके अलावा जो सिंचित भाग है उसमें, और इसके अलावा सवाईमाधोपुर, चित्तौड़ और कुछ मात्रा में भीलवाड़ा में उत्पादन होता है। जयपुर जो है उसमें भी मूंगफली का उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट तिलहन फसलों में है सरसों। सरसों राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है, और विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है वो भारत में होता है। यानी सरसों उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। विश्व में लगभग 70% टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसका 70% भाग है वो अकेले भारत में उत्पादित हो रहा है। भारत में सरसों जो तिलहन उत्पादन हो रहा है उसमें 45% भाग तो मूंगफली का है, और लगभग 35% भाग, टोटल तिलहन उत्पादन का 35% जो भाग है वो अकेले सरसों से उत्पादित हो रहा है। यानी 35% तिलहन उत्पादन है वो सरसों के रूप में हो रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो सरसों उत्पादन में जो उत्तरी भारत यानी मैदानी जो क्षेत्र हैं उनमें सरसों उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उत्तरी भारत के मैदानी जो क्षेत्र हैं वहां पर तो लगभग 85% टोटल जो भारत में उत्पादन हो रहा है सरसों का, उसका 85% जो भाग है वो उत्तरी भारत में उत्पादित किया जा रहा है। उत्पादन क्षेत्रों के बारे में अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हो रहा है राजस्थान में। भारत में सरसों उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, और यहाँ पर लगभग 41% टोटल भारत का 41% सरसों का उत्पादन है वो अकेला राजस्थान करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, और कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये जो क्षेत्र हैं वहां पर सरसों का उत्पादन है वो होता है। राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे सरसों का उत्पादन है वो वर्तमान में किया जा रहा है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो सरसों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सरसों का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है राजस्थान के अंतर्गत। और भरतपुर क्षेत्र का जो सरसों का तेल है इंजन छाप, इंजन छाप कच्ची घानी सरसों का तेल, वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भरतपुर में जो सेवर है, भरतपुर का सेवर, वहां पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी, यानी केंद्र स्तर के एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना है वो सेवर भरतपुर में की गई है। इसके अलावा राज्य स्तरीय जो अनुसंधान संस्थान है वो भी अलवर में खोला गया है, नौगांवा में। इस प्रकार से सरसों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है अलवर और भरतपुर वाला भाग। इसके अलावा नहरी सिंचाई वाला जो भाग है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, नहरी जो सिंचित भाग है वहां भी सरसों का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में सरसों का उत्पादन हो रहा है। मुख्य जो क्षेत्र है अलवर और भरतपुर वाला भाग है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर में सरसों का उत्पादन है वो किया जा रहा है। तिलहन फसलों के अंतर्गत नेक्स्ट है अरंडी। अरंडी का उपयोग खाद्य तेल के रूप में नहीं किया जाता है। मूलतः इसका उपयोग जो है वो स्नेहक या लुब्रिकेंट्स के रूप में, इसके अलावा साबुन बनाने में और चमड़ा उद्योग में चमड़े की जो सफाई की जाती है, चमड़ा की जो सफाई होगी उसको अलग किया जाता है गंदगी को, तो उसमें इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो खाद्य तेल के रूप में न करके लुब्रिकेंट्स या स्नेक के रूप में, साबुन के रूप में, साबुन बनाने में और चमड़ा उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में समस्त भारत का 65% हिस्सा वो अकेला आंध्र प्रदेश उत्पादित कर रहा है। तो इसी आधार पे भारत में पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो अरंडी का उत्पादन है वो किया जाता है। आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यानी जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वहां पे अरंडी का उत्पादन है वो ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो फसल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन का उपयोग जो है वो भी खाद्य तेल के रूप में ज्यादा मात्रा में किया जाता है और प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन को माना जाता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन है सोयाबीन का वो हो रहा है आपके आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हो रहा है मध्य प्रदेश। अकेला जो मध्य प्रदेश है वो 70%, अकेला मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत की 70% सोयाबीन का उत्पादन करता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान, यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन होता है। राजस्थान में अगर अपन बात करें, राजस्थान के जो दक्षिणी पठारी जिले हैं वहां पे सोयाबीन का उत्पादन है वो किया जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। टोटल जो अपना इकोनॉमी मॉडल है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान किस रूप में और कितना है। तो कृषि का जो योगदान है वो इस रूप में अपन देख सकते हैं। पहला इसमें रोजगार का साधन, रोजगार का साधन यानी कृषि जो है वो आधी से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार के रूप में उपलब्ध है, रोजगार के साधन के रूप में इसको अपनाया गया है। लगभग 55% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। इसमें से कृषि फसलों का उत्पादन है, साथ में पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है या अन्य उद्योगों के लिए जो कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। उस प्रकार से किसी न किसी रूप में लोगों को रोजगार का साधन है वो कृषि के द्वारा उपलब्ध हो रहा है। तो विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये हिस्सा है वो और ज्यादा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% से ज्यादा जनसंख्या है वो कृषि कार्यों से रोजगार प्राप्त करती है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक यानी टोटल भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हो गया कि किसी भी देश में समस्त जो आय के स्रोत हैं उनसे एक वर्ष में प्राप्त आय, तो उसमें कृषि का जो योगदान है वो किस प्रकार से है। तो धीरे धीरे कृषि का योगदान है वो वैसे जैसे जैसे विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास जैसे ज्यादा होगा कृषि का योगदान अपने आप कम होता चला जाएगा। तो 1951 की अगर अपन बात करें, 1951 में 55.11% योगदान था, यानी आधे से ज्यादा हिस्सा है वो आय का कृषि से प्राप्त होता था। और जो घट के 1970 में जो है 44.26% हो गया है। और वर्तमान में 2015-16 के संदर्भ में देखें तो यह जो हिस्सा है वो घट के 15.35%, यानी वर्तमान में 15% जो हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद, टोटल जो राष्ट्र की इनकम है उसमें से 15% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। और इसके घटने का कारण यह कि जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे औद्योगिक सेक्टर है वो बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से जो है आय ज्यादा मात्रा में हो रही है और कृषि सेक्टर से जो है आय का स्रोत है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद में भी सहायक है कृषि का योगदान। नेक्स्ट है इसमें विदेशी व्यापार में योगदान, विदेशी व्यापार में योगदान यानी जो कृषि क्षेत्र है उसका भारत के विदेशी व्यापार में क्या योगदान है। टोटल विश्व में जो कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है उसमें 2.07% हिस्सा है वो भारत का है। तो विश्व में विभिन्न जो कृषि उत्पाद हैं, अलग अलग देश कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं। तो उसके संदर्भ में अगर अपन देखें तो टोटल जो निर्यात है कृषि उत्पाद उसमें 2.7% हिस्सा है वो भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। इस हिसाब से अगर अपन देखें भारत के संदर्भ में तो विश्व में 10वां स्थान है, यानी कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 10वां स्थान है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो भारत में टोटल जो वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उसके अंतर्गत चौथा सेक्टर है, यानी चौथा बड़ा सेक्टर है कि विभिन्न जैसे औद्योगिक उत्पाद हैं या अन्य इकोनॉमिक उत्पाद हैं उनका विदेशों में निर्यात किया जाता है। और जिसमें चौथा बड़ा सेक्टर है वो कृषि उत्पादों के रूप में भारत में पाया जाता है। अपन विभिन्न जो निर्यातक वस्तुएं हैं उसमें चाय, चीनी, मसाले, तिलहन, फल, सब्जी और बासमती चावल
भारत का जो बासमती चावल है वो काफी प्रसिद्ध है। तो देहरादून की दून घाटी में जो है वो उगाया जाता है और पूरे विश्व में इसने पहचान बना रखी है। तो बासमती चावल है उसका लगभग जो भाग है वो निर्यात किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत के द्वारा निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा कुछ कृषि सामग्री भी हैं, जैसे जूट, कपड़े वगैरह और मुर्गी पालन, इनका भारत के द्वारा निर्यात। तो ये कृषि उत्पाद हैं जो भारत निर्यात करता है। इसके अलावा आयात में अगर अपन देखें तो आयात में कुछ मात्रा में खाद्यान्न, उनका आयात भारत के द्वारा किया जाता है, और खाद्य तेल, खाद्यान्न और खाद्य तेलों का भारत के द्वारा आयात किया जाता है। नेक्स्ट है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, तो एक तरीके से रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं उन उद्योगों के लिए। इसमें मुख्यतः जो कपड़ा उद्योग है, तो जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल हो गया कपास। कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होता है। तो कृषि सेक्टर जो है वो पूर्ण, जो कपड़ा उद्योग है वो पूर्णतः किस पे आधारित हो गया, कृषि पे आधारित हो गया। इसी प्रकार से चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त होता है गन्ने के रूप में। इसी प्रकार से मसाला उद्योग, इसमें मसाले जो है उनकी कैनिंग, पैकिंग, डिब्बाबंदी करके और फिर उनको निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार से जूट उद्योग, इसमें कच्चा माल जो है वो जूट के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से विभिन्न जो उद्योग हैं जो जिनमें कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे जो उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे रबड़ उद्योग है, तो रबड़ जो है वो भी कृषि से ही प्राप्त हो रहा है। विभिन्न प्रकार के जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, जो जैम, जेली वगैरह है, तो उसमें भी कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त होता है और उनको डिब्बाबंदी, कैनिंग, पैकिंग करके और फिर बेचा जाता है या उनको निर्यात किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल कृषि से या उससे संबंधित जो सेक्टर हैं उनसे प्राप्त होता है। तो एक तरीके से देखें तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति है वो भी कृषि सेक्टर से लगातार हो रही है। नेक्स्ट है इसमें औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। अगर अपन देखें तो भारत की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। तो कृषि कार्यों से संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे मान लो कीटनाशकों को बनाने वाली दवाइयाँ वगैरह हैं उनको बनाने वाले जो उद्योग हैं, या फिर कृषि में काम में आने वाले जो उपकरण हैं उनको बनाने वाले जो फैक्ट्रीज या उद्योग हैं, या फिर रासायनिक उर्वरक बनाने वाले जो फैक्ट्रीज या उद्योग हैं, तो उन उद्योगों के लिए उनके जो प्रोडक्ट है उनको खरीदता कौन है, किसान खरीदता है। तो उन उद्योगों का विकास है वो ज्यादा मात्रा में, और कोई बहुत बड़ा हिस्सा है वो जनसंख्या में किसानों के रूप में या कृषि जनसंख्या के रूप में है। तो इस प्रकार से जो कृषि क्षेत्र है या कृषिगत जो जनसंख्या है वो औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार के रूप में भी उपलब्ध होती है, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा होने के कारण से इन उत्पादों की डिमांड जो है वो ज्यादा मात्रा में होगी, जिसके कारण से ये उद्योग हैं वो भी विकसित होंगे। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो भारतीय कृषि का अगर अवलोकन करें तो भारतीय कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान है, और भारत में रोजगार के एक प्रमुख साधन के रूप में इसको अपनाया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग आधी जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है, और प्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल इन उद्योगों से प्राप्त होता है, या फिर अन्य सप्लीमेंट्री उद्योग हैं जो कृषि से आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो कृषि या इससे संबंधित या इससे रिलेटेड जो उद्योग हैं
उनमें बहुत बड़ी जो जनसंख्या है उसको रोजगार उपलब्ध हो रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर अपन देखें भारतीय कृषि को, तो भारतीय कृषि जो है वो अधिकांशतः मानसून पर आधारित है। यानी भारतीय कृषि को एक तरीके से नाम दिया गया है मानसून का जुआ, कि मानसून जब अच्छा होता है तो भारतीय जो कृषि है उसमें पैदावार अच्छी होती है। और मानसून की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें अनियमितता और अनिश्चितता है। यानी कभी तो आवश्यकता से ज्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, और कभी जो है सूखा या अकाल की स्थिति है वो बन जाती है। साथ में कभी समय से पहले बरसात हो जाती है और समय से पहले वो बंद हो जाएगी, कभी जो है समय के बाद में, यानी जो बुआई का समय चला जाता है उसके बाद में जो है वो बरसात होती है। तो इस प्रकार से भारतीय जो मानसून है उसको जो अनिश्चितता और अनियमितता वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जो चीजें हैं उनसे निजात पाने के लिए, या जो भारतीय कृषक हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए आवश्यक है कि कृषि सेक्टर पे सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ध्यान दिया जाए। और जो किसान हैं उनको नई नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको कृषि कार्यों के प्रति शिक्षित किया जाए, उनमें जागरूकता जो है और जन चेतना है वो लाई जानी चाहिए। साथ में यहाँ का जो कृषक है वो एक गरीब कृषक के रूप में जाना जाता है, इसलिए विभिन्न वित्तीय जो संसाधन है या वित्तीय संस्थान है तो सरकार के द्वारा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण सुविधा है वो कृषक को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। साथ में नई नई जो कृषि तकनीकें हैं उनका आयात किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे जो प्रयास हैं वो करके और भारतीय कृषि सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कृषि जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। और कृषि को जो परंपरागत तरीका है जो अपन ने अपना रखा है कि जीवन निर्वाह के रूप में, यानी भरण पोषण के साधन के रूप में अपन कृषि कार्य करते हैं, उस कृषि का जो स्वरूप है उसको चेंज किया जाए और उसको व्यवसायिक रूप है वो दिया जाए। यानी कृषि को एक आजीविका के रूप में जो है आर्थिक दृष्टि से उसको संबल प्रदान करके और निर्वाह के रूप में न मान के और उसको एक आजीविका के रूप में लिया जाना चाहिए, उसको एक व्यवसाय के तौर पे लिया जाना चाहिए, ताकि खुद की जो खाद्यान्न आपूर्ति भी होती रहे और साथ में कृषि से आय जो है वो भी पैदा होती रहे। तो इस प्रकार से कृषि का विकास है वो भारत में किया जाना चाहिए।